मुद्दा बनाना चाहता था। महात्मा गांधी सारे जब कुटवा दिए, कुटवाने के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी का दाब लग गया एक बार भटाक से समुद्र के अंदर, और नमक वमक नहीं बनाया, पानी उठाया, बोले मैं नमक कानून को तोड़ने का प्रण लेता हूं, और पानी फेंक के जब बाजा महात्मा गांधी पे, महात्मा गांधी भी निकल गए। कुल जमा बात यह है, मैं थोड़ा सा इसको आपको इसलिए फनी वे में समझा रहा था जिससे कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो, ठीक है। तो नमक कानून ध्यान रखिएगा, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही चला था। प्यारे साथियों, इसके बाद आता है आपका क्या, गोलमेज सम्मेलन। क्या होता है, इसके बाद आता है आपका गोलमेज सम्मेलन। जो गोलमेज सम्मेलन था प्यारे साथियों, ये गोलमेज सम्मेलन इसलिए इंपोर्टेंट होता है कि आपका जैसे ये हुआ था साइमन कमीशन 1928, इसके बाद क्या था कि अंग्रेज कहते थे महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोगों से बात करो, क्या प्रॉब्लम है, चलो बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी बोले हम बात नहीं करेंगे, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। तो महात्मा गांधी बात ही करने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय एक व्यक्ति था इरविन, यहां पर इरविन भारत के अंदर वायसराय हुआ करता था। इसने महात्मा गांधी वगैरह को बिठाया, बोले भाई बात कर लो यार, क्या दिक्कत है तुमको, आप ये इतना ज्यादा विरोध आपने किया, और मतलब ब्रिटिश सरकार आपसे बात करना चाहती है। तो हमने क्या किया कि हमने इरविन के साथ समझौता करने के बाद हम गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। हमने यहां पर यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कराया। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। अच्छा, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मीटिंग होनी थी ना, एक गोल मेज पर होनी थी, ये गोल मेज पर होनी थी, इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। हमने फिर यहां पर इरविन के साथ 2-4 बातें की, उसमें कुछ भारत के क्रांतिकारी जो थे उनको छुड़ाने की बात थी। उसके बाद हम चले गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ब्रिटेन, बात करते हैं ब्रिटेन सरकार से। तो दोस्तों, उसमें जो महात्मा गांधी जिस जहाज से गए थे, उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। क्या नाम था? उस जहाज का नाम SS राजपुताना हुआ करता था, और किंग्सले नाम के हॉल में जाकर वहां ठहरे थे। इनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके BR अम्बेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। उसके बाद प्यारे साथियों, जब गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल हुए तो इन्होंने अपनी बात रखी। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रैंको कैरो और चर्चिल। जो आपका चर्चिल नाम का व्यक्ति था, यहां पर ये फ्रैंको कैरो और चर्चिल नाम के व्यक्ति महात्मा गांधी पर हंसने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी पहली बात तो बॉडी में ही लगते थे सलमान खान से भी भयंकर, क्योंकि आप जानते हैं मैं सलमान खान से हमेशा इनकी तुलना करता ही हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि सलमान खान भी अपना किरदार कपड़े उतार कर ही एंड में मूवी में निभाते हैं, और महात्मा गांधी तो पूरा जीवन ही कपड़े उतार कर उन्होंने अपना किरदार निभाया था। बस अंतर इतना है, अगर सलमान खान कपड़े उतारे तो लगता है कुछ है, और महात्मा गांधी अगर कपड़े उतारे तो लगता है कुछ भी नहीं है। तो देखिए, उस तरह से महात्मा गांधी जब गए तो वो उसी ड्रेस में चले गए जो हाथ में बैत और अपना कपड़े वपड़े बस धोती ही बांधते थे। लोग उन पर हंसने लगे, बोले ये प्रतिनिधि करेगा भारत का, ये प्रतिनिधि करेगा नंगा फकीर। क्या है? नंगा फकीर है, तो इस पर कपड़े भी नहीं है। अर्धनग्न फकीर फ्रैंको कैरो और लॉर्ड चर्चिल ने यहां पर कह दिया। कोई बात नहीं। प्रश्न आपसे पूछा था किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, आप कहेंगे चर्चिल ने। आपसे पूछा जाएगा किसने नंगा फकीर कहा, फ्रैंको कैरो ने। उसके बाद क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन प्यारे साथियों हुए। यहां पर सांप्रदायिक पंचायत दे दिया गया किसको, BR अम्बेडकर को, जिसके अंदर प्रावधान क्या किया गया, जिसके अंदर प्रावधान किया गया कि जो भारत के अंदर जो हरिजन होंगे उनके लिए अलग यहां पर निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। कुल मिलाकर महात्मा गांधी ने उसको पूरी तरह से खारिज करवाया, किसी तरह से लोगों को मिलजुल कर। ओके, इसके अलावा अगर आप बात करें, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा 1930 में अगर हम बात करें गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ, तो पहला के अलावा आपको ध्यान रखना होगा इरविन समझौता। जो मैं आपको बता रहा था ना कि पहले में हम शामिल ही नहीं होते, तो आपको इरविन समझौते का डेट आपको पता होना चाहिए। इरविन समझौता कब हुआ, तो आप कहेंगे सर इरविन समझौता जो हुआ था आपको 1931 में। देखो इधर आओ, इधर सुनो, मैं इसको याद कराता हूं। 1931 में ये इरविन समझौता हुआ था। यहां देखो, इरविन विन, वन से की आवाज नहीं आती, इरवन वन 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 मतलब एक मतलब डेट में भी एक आएगा। इरविन, विन से थोड़ा याद करना, अरे वन आ रहा थोड़ा, वन मतलब एक। तो 1931 में इरविन समझौता 1931 से मेरे लालो हुआ था, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इरविन समझौता के बाद यहां पर हम बात करें तो फिर होता है पूना पैक्ट। मैंने आपको एक बात बताई कि सांप्रदायिक पंचायत आपके श्री अंबेडकर जी लेकर आ गए। क्या पूना पैक्ट या पूना समझौता जब ये लेकर आ गए तो इसमें यहां पर प्रावधान क्या था, जो आपके हरिजन लोग होंगे उनके लिए जैसे 1919 का एक प्रावधान आया था ना, जिसमें अलग निर्वाचन कर दिया था हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए। यहां पर इसमें जो सांप्रदायिक पंचायत दिया गया था गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर को रैमजे मैकडोनाल्ड ने दिया था, उसमें क्या था कि यहां पर हरिजन लोग जो थे उनके लिए अलग निर्वाचन, मतलब पहले तो हिंदू मुस्लिमों को तोड़ दिया, फिर यहां पर निम्न वर्ग को और उच्च वर्ग को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, इस तरह से इन्होंने करा। तो बी.आर. अम्बेडकर को लगा कि हाँ यार थोड़ा सा देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, तो पूना पैक्ट जो हुआ वो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कई बार इस प्रश्न को मैंने फेस किया है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, बताओगे? हाँ भाई, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, जल्दी से आंसर करो। तो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हो गया। ये पूना समझौता 1932 में हो गया। कोई शक नहीं, पूना समझौता 1932 में हो गया। इसके बाद प्यार साथियों यहां पर मुक्ति दिवस कब मनाएगा, इसके बाद मुक्ति दिवस कब मनाएगा, बहुत पूछा जाता है। जल्दी से मैं कमेंट करना, मुक्ति दिवस कब मनाएगा, ये प्रश्न मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। मुक्ति दिवस के बाद प्यार साथियों भारत के अंदर आता है अगस्त प्रस्ताव। जल्दी से इसका आंसर करो। भारत के अंदर आता है अगस्त प्रस्ताव। जो अगस्त प्रस्ताव भारत के अंदर आया वो आया आपका 1940 में। उसके बाद होता है प्यार साथियों भारत में शिमला समझौता। भारत में शिमला समझौता जो हुआ ये कब हुआ, 1945 में। चलो आगे कभी फिर एक बार आंदोलन पर नजर डाल देंगे, एक क्लास में पूरे आंदोलन पढ़ेंगे। 1945 तक के आंदोलन प्रमुख आपके सामने आ गए। किसी ने बताया मुक्ति दिवस कब मनाया गया, मुक्ति दिवस कोई नहीं बता पा रहा, हद होती है। तुम वैसे कहते हो सर हम तो पढ़ते हैं, हम पढ़ंतु हैं, एक क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा तुमसे, इतना इजी सा क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था वो क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बताया जा रहा। सारे बच्चे एक बार क्लास को तो लाइक कर ही दो कम से कम। है क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा भाई, क्वेश्चन बताने के लिए तो मैं खड़ा हूं, जो तुम्हारा काम है इतने, मैं लाइक तो इतने नहीं कर सकता ना, तो लाइक वाइक तुम कर दिया करो, क्वेश्चन आंसर मैं बता दिया करूंगा। बहुत बढ़िया। अंशक राज कृष्णा बंसल, राधे राधे सर, आई एम कृष्णा बंसल फ्रॉम मथुरा। ओके, आपके नाम में कृष्णा है तो मैं अंदाजा ही लगा लेता, आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी। सर यूपीएसआई में बहुत बड़ी धांधली है, सभी वीडियो बना रहे हैं, प्लीज सर आप भी वीडियो बनाओ, हमेशा बच्चों के साथ दिया है। ओके, आप हमेशा बच्चों के साथ दियो। दोस्तों यूपीएसआई के बारे में वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं वीडियो बना भी दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है सूरज शुक्ला। लेकिन सच्चाई मेरे भाई ये है कि ये बड़ा खराब सा सिस्टम है, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता ही है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन आप बताओ अगर वीडियो बनाने से इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि एक दिल्ली पुलिस में बहुत तगड़ा स्कैम हुआ था और उस टाइम हमने बहुत कोशिश की थी, बहुत प्रयास किए थे, लेकिन तुम इस टाइम तो हमसे वीडियो बनवा लेते हो, जब हम पूरी मेहनत के साथ लग जाते हैं तो तुम फिर नजर भी नहीं आते हो, ये भी सच्चाई है ना। तो उसमें कोशिश की थी। अब मैं आपका दिल तो नहीं तोड़ रहा हूं, मैं आपको सच्चाई ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, आपसे कभी छुपाता भी नहीं हूं, और जो है वो सच है कि होना कुछ भी नहीं है, ठीक है, होना कुछ भी नहीं है। और आप किस आधार पर चीजों को आगे लेके चलोगे, आपके पास आधार होना चाहिए। आप सिर्फ एक आंसर की आधार पर ये कह रहे हो कि सर फ्रॉड हुआ है, वो कहेगा सामने वाला भाई साहब हमने तो रियल दिया है, क्या करोगे? आप सिर्फ यही तो कहोगे सर इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, सामने वाला कहेगा आप चेक कर लो, क्या करोगे? आपके पास क्या सबूत है? समझो थोड़ा सा मेरी बात को। बाकी आपके साथ जैसे आप कहोगे पूरी टीम आपके साथ है, जैसे आप कहोगे वीडियो बन जाएगी, लेकिन समझो ना चीजों को, इन द एंड कंक्लूजन क्या निकलेगा, है ना। बाकी आप कहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ओके, चलिए ओके सर, ओके, मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, ओके, बेस्ट ऑफ लक दया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अपनी प्रतिशत बहुत अच्छे ख्याल रखिए, क्योंकि जिस उम्र में आपसे ज्यादा सुपर, अरे अजीत तो क्या सारी लिखता रहता है। चलो तो शिमला, हाँ मुक्ति दिवस बताया तुमने, मुक्ति दिवस पर तो सो गए। हाँ 22 अक्टूबर 1939, बहुत बढ़िया मेरे लाल, ये बच्चा कोई फाइटर है। 22 अक्टूबर 1939 बहुत इंपोर्टेंट होगा मेरे लाल, 1939 याद रखिएगा, मुक्ति दिवस मनाएगा। साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की इस क्लास में मैंने ये सारे एक तरफ से जितने आंदोलन थे एक तरफ से खत्मा करके रख दिया है। ये अगर इतना भी याद कर लोगे ना तो यही पूछे जाते हैं, यही हर बार पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न है मेरे लालो,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? इस प्रश्न को दो तरह से पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, तो बात वही हो जाएगी। चलिए सभी स्टूडेंट लाइक और शेयर कर दो भाई, इसमें पैसे नहीं लगते। क्या बात कही है मेरे भाई चंद्र प्रकाश ने, ये बस समझने वाली बात है, समझ जाए तो कोई अच्छी बात है, ना समझो तो उसके लिए मात्र एक कमेंट है, ठीक है। समझो तो भगवान है, ना समझो तो सिर्फ पत्थर है। चलिए जी गुरुदेव, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। राइट आंसर इसका प्यार साथियों क्या है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर प्यारे साथियों यहां पर है आपका सी। और ये सबसे युवा यानी यंग भी यही हुआ करते थे, सबसे युवा सबसे यंग भी यही हुआ करते थे। और प्रश्न कई बार आपसे ये पूछा जा चुका, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे से इसको कभी गलत मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने, जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे थे उस समय किसने कांग्रेस यानी किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखो होता क्या था मैं बताता हूं प्यार से, जब हम भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे ना, जब हम भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे उस समय मुंबई से, कहां पर, जो बंबई लिखा जाता था उस समय, बंबई से गुप्त प्रसारण होता था, लोगों को जागृत करने के लिए गुप्त प्रसारण होता था। यह बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों। गुप्त प्रसारण होता था। जब गुप्त प्रशासन होता था, प्रशासन होता था, प्रशासन का मतलब होता है कि व्याख्यान कह सकते हैं। जब यह प्रसारण होता था प्यारे साथियों तो इसको मद्रास तक सुना जाता था। कहां पर? मद्रास तक, मद्रास तक सुना जाता था। लेकिन दोस्तों जो नियमित रूप से इसका प्रसारण करते थे ना, नियमित रूप से मतलब उनको रोज करना ही करना था, तो नियमित रूप से आपने नाम सुना होगा राम मनोहर लोहिया। किस किसने नाम सुना है? उत्तर प्रदेश वालों ने सभी ने सुना होगा। राम मनोहर लोहिया जो थे ये नियमित रूप से प्रसारण करने का काम करते थे। लेकिन दोस्तों यहां पर भूमिगत रेडियो का जो प्रसारण करते थे, किसका? भूमिगत रेडियो प्रसारण, मतलब छुपकर। ये कौन करती थी? देखो अगर पूछा है नियमित रेडियो प्रसारण कौन करते थे तो राम मनोहर लोहिया आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया आंसर हो जाएगा। ऑल करेक्ट? ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा ऑल करेक्ट? उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ यहां पर तो। लेकिन अगर हम भूमिगत रेडियो प्रसारण की बात करें तो यहां पर आपकी उषा मेहता किया करती थी। मैं जानता था इस प्रश्न के आंसर तक तुम नहीं पहुंच पा रहे हो। उषा मेहता इसका प्रसारण करने का काम किया करती थी। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। जयप्रकाश नहीं बेटा, राम मनोहर लोहिया किया करते थे उस तरह से नियमित रूप से। उषा मेहता एक ने भी आंसर नहीं लगाया है, एक ने भी। चलो अगले प्रश्न का आंसर बताओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ वह नगर है अटक से कटक, कटक से कन्याकुमारी तक। चलिए कलकत्ता और कटक और मैदानपुर और मुर्शिदाबाद। इतिहास में मुर्शिदाबाद का बड़ा रोल है। सर यूपी एसआई में 103 नंबर है, कुछ उम्मीद है। मोहम्मद इब्राहिम नाम है आपका। अगर आप, जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, आप ओबीसी में होंगे और आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आप बाउंड्री पर हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पर हो। ओके चलिए, ओके मोहम्मद इब्राहिम चलेगा। ए आंसर दे रहे हैं बच्चे इसके, हमने नहीं लगाया था। ओके बहुत बढ़िया, ए आंसर यानी कटक, बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं यहां पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो एक समय हुआ करता था, जब समय था मेरे प्यारे साथियों 23 जनवरी का। कब? 23 जनवरी का समय था। और 23 जनवरी में भी प्यारे साथियों आपको याद रखना होगा 1897 का वह समय हुआ करता था जब सुभाष चंद्र बोस नाम की शख्सियत कटक के यानी उड़ीसा में इस महाशख्सियत ने जन्म लिया था। कहां पर? कटक बोले तो उड़ीसा के अंदर इस व्यक्ति ने जन्म लिया था। प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि 1919 वह समय हुआ करता था इस व्यक्ति के जीवन में जब इस व्यक्ति ने क्या किया था? कलकत्ता से स्नातक कर ली थी। कलकत्ता से इसने स्नातक कर ली थी। प्यारे साथियों अगर मैं आपसे बात करूं 1919 के बाद 1920 का वह समय हुआ करता था मेरे साथियों जब इस व्यक्ति ने आईसीएस की परीक्षा को पास करके दिखा दिया था। बोले तो आप इसे कह सकते हैं यहां पर नागरिक, भारतीय
नागरिक सेवा। यानी 1920 में इस व्यक्ति ने आईसीएस की परीक्षा के अंदर ताल ठोक दी थी और यह व्यक्ति 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास कर गए थे। अगर हम बात करें 1938 का, एक ऐसा समय आया इनके जीवन में जो बड़ा स्वर्णिम समय था, जिसके अंदर प्यार साथियों आपको पता होगा जब हरिपुरा के अंदर अधिवेशन हो रहा था और उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता एक यही आपकी शख्सियत कर रही थी जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 में जब समय आया मेरे लालो, तो 1939 का त्रिपुरी नामक अधिवेशन में, किसमें? त्रिपुरी नामक अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, अध्यक्ष बने थे ये उसके। लेकिन प्यारे साथियों इनके सामने जो लड़ रहे थे वो थे पट्टामी सीतारामैया। नाम क्या था? पट्टामी सीतारामैया नाम के व्यक्ति इनके सामने चुनाव लड़े और महात्मा गांधी ने पट्टामी सीतारामैया को चुनाव लड़ा था। यह बात सच है या गलत है? बिल्कुल सही है। लेकिन जब पट्टामी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया, तो हराने के बाद प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस की जीत से नाखुश हुए महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने कहा यह हार पट्टामी सीतारामैया की हार नहीं है, यह हार स्वयं मेरी हार है। जब स्वयं की हार बताया तो इस बात से सारे के सारे लोग बहुत परेशान हुए कि महात्मा गांधी को ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इस हार को अपनी हार बता दिया। साथियों कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने तत्काल इस पद से इस्तीफा दे दिया और कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे पद की, और त्रिपुरा में अध्यक्ष बनने के बाद भी ये कांग्रेस पद से इस्तीफा दे बैठे। उसके बाद प्यारे साथियों जो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये प्रश्न बनने, यानी बचे हुए समय के लिए अध्यक्षता किसने की? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आप कहेंगे इसकी अध्यक्षता प्यारे साथियों आपके राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। अभी पीटी का पेपर जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद बचे हुए समय के लिए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्लियर है? राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं प्यारे साथियों बात करूं 1941 वह समय हुआ करता था जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। क्या? जर्मनी चले गए। यहीं पर 1939 में इन्होंने क्या कर दिया था? ध्यान से सुनना इस बात को, यह पॉइंट पूछा जाएगा। 1939 में इन्होंने क्या कर दिया था? 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। बहुत पूछा था इसको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। 1941 में क्या हुआ? 1941 में ये व्यक्ति जर्मनी चले गए। और अगर मैं प्यारे साथियों बात करूं आपसे 1943 में, तो 1943 का एक ऐसा समय इनके जीवन में आया जब 1943 से सुभाष चंद्र बोस क्या बने? आपको पता होगा एक ऐसी पार्टी, यानी इनको कमान सौंपी गई जिसको आप आजाद हिंद फौज के नाम से जानते थे। किस नाम से? आजाद हिंद फौज की कमान किसके हाथ में आ गई? आजाद हिंद फौज की जो कमान थी वो आपके सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गई। ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में जो डेट है ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर आपने कई बार बताया है, अच्छा रॉकस्टार मैंने कई बार बताया है, जब ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते रहते हैं ना तो मैं परेशान हो जाता हूं। मुझे लगता है कि हर प्रश्न आपकी नजरों के सामने से गुजरना चाहिए, अगर नजरों के सामने नहीं गुजरा तो फिर बेकार है। चलो इसका राइट आंसर क्या है? कटक इसका राइट आंसर रहेगा, लिख दिया वहां पर, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। चलिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? मेरे लालो जो प्रश्न भी मैं बताता हूं ना वो जरूर कहीं ना कहीं पूछा गया होता है, इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखा करो, रेडी रखा करो, ठीक है। फतेह बैच में क्लास टॉपिक वाइज कब से स्टार्ट होंगी? फतेह बैच में मेरे भाई एक दो दिन में शुरू, एक दो क्लास तो हो भी गई है उसमें। चलिए आजाद हिंद फौज, हाँ उसको आजाद हिंद फौज जो इसके अध्यक्ष जो बने थे ना वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस बने थे, रासबिहारी बोस 1942 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। और कोई? अरविंद कुमार, बहुत बढ़िया अरविंद। चलिए इस प्रश्न का आंसर दो भाई फटाफट से, कौन इस प्रश्न का आंसर देगा? चलिए बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। डी आंसर दिया है अभिषेक आशीष कुमार ने, सावेज अली ने डी आंसर दिया है। इसके अलावा बहुत बढ़िया सावेज, बहुत सुंदर। चलिए बाकी के इसका आंसर दो भाई जल्दी से, फटाफट से, तेजी से। हाँ रवि सिंह इसका डी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। डी यानी कि 1939 में, बिल्कुल अभी तो बताया, अभी बताया था। बहुत बढ़िया नवीन, बहुत बढ़िया देवेश, बहुत बढ़िया। यानी 1939 में यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, बहुत सुंदर। लाइव यूपीएससी सही आंसर बता रहे हैं, भरत कुमार सही आंसर बता रहे हैं, नवल दीपक सही आंसर बता रहे हैं, उसके अलावा हरविंदर सिंह सही आंसर बता रहे हैं, मुकेश सिंह सही आंसर बता रहे हैं, रोशनी रावत इसका आंसर डी दे रही है, योगेश इसका आंसर डी दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। रीना दिमान भी सही आंसर दे रहे हैं, विकास कुमार सही आंसर दे रहे हैं। चलिए गुड़िया भी सही आंसर दिए, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया क्योंकि अभी इससे थोड़ी देर पहले ही बताया था। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां था? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। इस प्रश्न को अगर कोई बच्चा बताएगा तो वो एक उच्च कोटि का बच्चा होगा, मतलब अपने आप में एक दमदार बच्चा होगा, अपने आप में एक दमदार बच्चा होगा। जल्दी से इसका आंसर बता दो भाई,
जल्दी से इसका आंसर बता दो, और इसका आंसर ना तुम कोई भी सही नहीं बता पाओगे। चलो मैं ये बताता हूं दोस्तों, अगर हम बात करें 1944 का समय हुआ करता था, 1944 का समय हुआ करता था जब यहां पर इसका जो मुख्यालय था वो सिंगापुर से स्थानांतरण किया गया था, और सिंगापुर से स्थानांतरण करके इसको कहां ले जाया गया था, तब इसको ध्यान रखिएगा, रंगून। रंगून मेरे पिया गए रंगून, कई बार याद भी कराता हूं, ठीक है। तो रंगून, रंगून में क्या खास था, तो रंगून में आपको पता हो कि बहादुर शाह जफर का मकबरा, किसका, बहादुर शाह जफर का मकबरा। किस किस को ये बात पता है, बिल्कुल हमें तो पता है सर, बहादुर शाह जफर जो थे इनका क्या है, इनका मकबरा यहीं पर, क्योंकि अंत समय में इनको कहां भेजा था, बहादुर शाह जफर को रंगून में ही भेज दिया था। चलिएगा, बहुत बढ़िया। बहुत सारे थे आजाद हिंद फौज में, मोहन सिंह भाकना थे, और सुभाष चंद्र बोस को उसको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इसका नाम शुरू में हुआ करता था INS, शायद INC कांग्रेस का होता है, और INS हाँ सेना हुआ करता था। अगले प्रश्न चलते हैं, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बड़ा अजीब सा प्रश्न आ गया, लेकिन प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है इन्होंने ये नारा कहां से दिया। मेरा प्रश्न क्या है, ये जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहां से इस स्लोगन को बोला था, या कहां से इस स्लोगन को दिया था, मेरा प्रश्न तो ये है। इसका आंसर दो, ये तो बच्चा बच्चा बताएगा यार, ये तो बच्चा बच्चा बताएगा, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन तुमको क्या लगता था मैं बच्चों वाला प्रश्न तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, है बच्चों वाला तुम्हारे सामने प्रश्न लेकर आऊंगा। ये जो नारा था ना, ये स्लोगन था, ये कहां से दिया था, किस शहर से, जर्मनी से दिया था, सिंगापुर से दिया था, भारत से दिया था, दिल्ली से दिया था, बर्लिन से दिया था, रंगून से दिया था, कहां से दिया था, जल्दी से बताओ। अब बताओ ना, तुम सोचते हो कि ऐसे ही बस सर लाएंगे क्वेश्चन और ऐसे हम उसको उड़ा के रख देंगे, तो बेटा सारे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं होता कि इजी ही क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा होता है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं कहां से दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये सिंगापुर से दिया गया था। कहां से, सिंगापुर से दिया गया था। एक बार जल्दी से वीडियो को सारे के सारे लाइक कर दो, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करी थी, ये क्या है, ये आज आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। जल्दी से इसका बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा, इसका राइट आंसर क्या है, क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर आपको बताना होगा। तो एक बार अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, हमारा फतेह बैच चल ही रहा है, आप एक बार